गुड आफ्टरनून। लेट्स कंटिन्यू, सैलरी का चैप्टर करेंगे। तो सैलरी के बाद अगर मैं एचपी भी कर दूंगी तो आपके मेन हेड्स तो हो ही जाएंगे, सिर्फ कैपिटल गेन्स बचेगा, देन स्मॉलर टॉपिक्स। बहुत लेंदी है कैपिटल गेन्स, अपन देखते हैं कैसे करना है। इसके बाद एक हाथ दो छोटा भी ले लूंगी टॉपिक, जैसे होता है देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं, अगर कैपिटल गेन चाहिए तो लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक बार वो कैपिटल गेन स्टार्ट किया ना, खत्म ही नहीं होगा। चलो, लेट्स स्टार्ट। वाई आई वॉन्ट टू फिनिश सैलरी एंड ऑल, नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग मेजोरिटी ऑफ द पेपर। कैपिटल गेन में एक छोटा सा ही पार्ट आएगा आपको, इसने घर बेचा, ये हुआ, तो नाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग पेपर सॉल्विंग, है ना। तो मैं आपको एक कंबाइंड क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक है विथ आंसर्स आपको मैं शेयर करूंगी अगले वीक में। कब करूंगी? अगले वीक में, हाँ, ठीक है ना। चलो लेट्स गेट। मुझे शायद बीच में, ओ माय गॉड, कहीं तो मुझे बीच में भी ऊपर यार, स्वप्निल विल कॉल, वो जो प्री रिजल्ट बैच में अगर उधर जाना पड़ा तो मैं आपको बीच में क्वेश्चन देके जाऊंगी। हाँ, दैट विल बी परफेक्ट। हाँ हाँ, उमेश का थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट। हाँ, मैं कंफ्यूज हो गई, मैं भी उनको थर्ड बोली शायद। ठीक है, चलो करें कंटिन्यू। ये देखो, अब एम्प्लॉयर गिविंग ऑफ लोन, ये मैंने परक्विजिट किया सुबह, और लगभग मैं सारे मेजोरिटी ऑफ द परक्विजिट आपको सिखा दूंगी। तो मैं आपको कुछ केवाईसी क्वेश्चंस, अगर मुझे बीच में यूट्यूब लाइव जाने वाले सब लोग तो वो मुझे बुलाएंगे तभी, तो मैं अगर ऊपर गई तो मैं आपको केवाईसी क्वेश्चंस करने के लिए दूंगी फिर, ठीक है ना। चलो लेट्स फोकस। बट उसकी वजह से मैंने नहीं बोला कि छुट्टी देंगे और ये करेंगे, क्योंकि फिर वो डिले होता है, अपन अपना अपन करते जाएंगे, ठीक है। तो ये लोन वाला फंडा समझा क्या तुमको? अब वेरी सिमिलर टू दिस इज अनदर थ्री सिमिलर परक्विजिट्स, एकदम सिमिलर, ठीक है। अब देखो कौन से तीन अगले, कौन से सिमिलर मैं आपको बताती हूँ। ट्रैवलिंग, किधर से आ गया रे एकदम? अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा तुम ही है, हाँ हाँ, मग ठीक आहे, मी म्हटलं स्टुडंट कोणाकडे असं। हाँ, तो अब देखो, ट्रैवलिंग, टूरिंग, ट्रैवलिंग टूरिंग एंड अकोमोडेशन, उसके बाद क्रेडिट कार्ड एंड गिफ्ट वाउचर तो हो गया ना। चार्जर इसमें है क्या? इधर लगा दो इसका का। गिफ्ट वाउचर हो गया, और क्लब एक्सपेंसेस, ये सिमिलर है। क्या बोलने का मुझे, ये क्या है? सिमिलर है, ठीक है। अब देखो इसमें उमेश का वो पूछना उसको, गए ना आर्यंश को लेने स्कूल? हाँ, ठीक है। My son has to be picked up from school, so I thought I'll forget. नहीं तो हाँ, traveling, touring and accommodation, okay. Now traveling, touring, accommodation, credit card and club facility, ये तीन के फॉर्मूले सिमिलर है, सिमिलर फॉर्मूला तीनों के। अब इसके फॉर्मूलाज में क्या है सुन के लो। इधर आ गए क्या बच्चे सब? टेलीग्राम पे डाला क्या? हाँ, आ गए आ गए आ गए आ गए। स्ट्रीमिंग, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड। ट्रैवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन, क्रेडिट कार्ड एंड क्लब फैसिलिटी, ध्यान से सुनना। यहाँ क्या होता है ना, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा। वो अकोमोडेशन वाला तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो वो तो मैं आपके साथ ही तुरंत करवा दूंगी आपको, ठीक है ना। अब देखना, यहाँ क्या होता है, लेट्स से एम्प्लॉई, एम्प्लॉई ट्रेवल्ड एंड कंपनी इनकर्ड एक्सपेंसेस। ट्रैवल पे कौन गया? एम्प्लॉई। खर्चा कौन कर रहा है? कंपनी। कंपनी इनकर्ड एक्सपेंसेस, मान के चलो कंपनी ने जो एक्सपेंसेस इनकर किए, ओके, सो कंपनी ने ये जो खर्चे इनकर किए वो ₹2,10,400, आउट ऑफ विच 82,600 is for official work and amount recovered from employee
traveling, touring, accommodation, credit card, club facility. Employee traveled, company incurred expenses rupees 2,10,400, out of which 80 to 600 is for official work, and amount recovered from employee is 25,000. अंडरस्टैंड वन लॉजिक। बेटा जितने मैं परक्विजिट सिखाऊंगी उसको छोड़ के भी कुछ भी आ सकता है। कंपनी को क्या बेनिफिट देना ये कंपनी सोचेगी यार, इनकम टैक्स थोड़ी इमेजिन कर सकती है। कोई भी चीज अगर आपके ऑफिशियल काम के लिए आपको कंपनी दे रही है तो वो आपका फायदा नहीं है। आपका फायदा कब होता है? जब आपको पर्सनल खर्चा, आपको दूसरा कोई बेनिफिट कंपनी दे रही है। तो बॉस लुक एट हियर, एम्प्लॉय के एंगल से सोचो उसको कितना फायदा मिला। जस्ट लुक एट इट, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड। एम्प्लॉय के एंगल से सोचो उसको कितना फायदा मिला बेटा। तो बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉई, यहां बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉई, बेटा कितना बेनिफिट है इस एम्प्लॉई का बताना तो जरा, कैसे निकाला आपने? 210,400 माइनस, हाँ 82,600 माइनस रिकवर्ड 25,000, हाँ दैट इज 1,02,800। समझ में आ रहा है क्या? अब ये क्या है? ये फायदा हुआ, किसको फायदा हुआ है ये? हाँ एम्प्लॉई को। कैसे फायदा हुआ? ये पता है कि आपने क्या किया बेटा, आपने लॉजिक से फॉर्मूला डिराइव कर दिया। लॉजिक से जाना है आपको, बिल्कुल लॉजिक से जाना है। देयर इज अ फॉर्मूला विच सेज एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर। अब देखो, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, दिस इज अ फॉर्मूला। आपने खुद ही कर दिया, फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि परक्विजिट का मतलब होता है फायदा। अच्छा मैं ऑफिशियल काम से गई, अब देखो ना, तुम एम्प्लॉई है, तुम एम्प्लॉई है, तुम ट्रैवल किए, तुमने ट्रैवल किया, कंपनी ने खर्चा इनकर किया, तुम्हारा ट्रैवलिंग का ऑफिस के काम के लिए भी जाते हो, पर्सनल के लिए भी जाते हो, सेम टूर ऑपरेटर है, वो टूर ऑपरेटर ने गलती से सारा बिल कंपनी को दे दिया, तुम्हारा पर्सनल भी उसमें आ गया, ऑफिशियल में उसी में आ गया। कंपनी ने क्या किया, पेमेंट कर दिया। बॉस से बोलता है चलो जाने दे, हो गया ना पेमेंट, एक हाथ बार कर लेंगे, सिर्फ 25,000 कुछ तो रिकवर कर लो। तुम सोचो एक चीज, तुमको अगर मैंने ऐसा बोला इनकम टैक्स ने, ए एम्प्लॉय इधर आ, तेरा 2,10,400 फायदा है, ये परक्विजिट है, चल चल इसको इनकम में ऐड कर, इस पर टैक्स पे कर। वो लगा काय का, इसमें से तो 82,600 तो मैं ऑफिस के काम से गया था, वो काय का फायदा हुआ, वो मेरा थोड़ी है, वो तो किसका है? 82,600 तो क्या है, ऑफिस पर्पज के लिए गया, वो कैसे मेरा फायदा हुआ? वो माइनस करो, हाँ वो माइनस करो। तो लेस एक्सपेंसेस incurred for what? ऑफिशियल पर्पज। कितना एक्सपेंस ऑफिस पर्पज के लिए, ये एम्प्लॉयर को बताना पड़ता है। इनकम टैक्स कभी भी आके इसका सर्टिफिकेट मांग सकती है, एम्प्लॉयर हैज टू सर्टिफाई दिस। ये कोई पूछेगा नहीं, जैसे आपको बता रही हूँ, एम्प्लॉयर को इसको सर्टिफाई करना रहता है। माइनस, अब तुम बोलो 2,10,400 माइनस 82,600, फिर वो क्या बोलेगा, ये मेरा फायदा है। बोलते नहीं नहीं, हाँ ये फायदा है, लेकिन कंपनी ने मुझसे ले लिया ना 25,000, वो भी माइनस करो। तो देन माइनस अमाउंट रिकवर्ड, माइनस क्या होगा फिर? अमाउंट रिकवर्ड, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम हुम? एम्प्लॉय। समझ में आया क्या आपको? सो फॉर्मूला क्या है? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ऑफिशियल पर्पज माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है क्या? यस yes. तो ये है, इस तरीके से अपन माइनस करके ये फॉर्मूला निकालेंगे। अब ये इसमें भी हो सकता है, कंपनी आइदर ट्रैवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन करेगी, या कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड बोलती है। आजकल एयरलाइंस की टिकट बुक करना है तो क्रेडिट कार्ड से होता है, तो आपने ऑफिशियल यूज कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज किया, ऑफिशियल टूर के लिए आपने कंपनी के क्रेडिट कार्ड से किया, आपको आपका पर्सनल भी करना था तो आपने एम्प्लॉयर को पूछा एक बार कर लूँ क्या सर, आई पेड टू यू, इसे जाने देना, ये इतने सालों से अपना एम्प्लॉय कभी कभी बोलता है जाने दे कर दो, तो आपने प्राइवेट पर्पज के लिए भी यूज किया। सेम होता है क्लब फैसिलिटी। क्लब फैसिलिटी आई कैन यूज फॉर पर्सनल पर्पज, आई कैन यूज इट फॉर ऑफिशियल पर्पज।
क्लब होटल में बार बार जाने से अच्छा लोग क्लब की मेंबरशिप लेते हैं, वहाँ पे होटल बुकिंग इजी सस्ता रहता है, रूम्स मिल जाते हैं, जिम की फैसिलिटी होती है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी होती है, तो वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो हम बोलते हैं चलो अच्छी बात है कि नहीं। तो ये तीनों के लिए फॉर्मूला है सेम, all three will have the same formula, ऑल थ्री हैव द सेम फॉर्मूला, इसलिए इसको मैंने क्लब किया। हाँ, एक हाथ दो चीजें यहाँ वहां जो अभी बताऊंगी आपको, सेम फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। जो बैलेंस है वो क्या है? आपका फायदा है, फायदा एम्प्लॉयर दे रहा है इसलिए परक्विजिट है, इसीलिए सैलरी में आ रहा है। सैलरी का दरवाजा ही ओपन तब होता है व्हेन देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। बराबर है क्या? हाँ, अब ये हमारा ये हो गया। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है क्लब फैसिलिटी, सिर्फ क्लब फैसिलिटी में, कि क्लब फैसिलिटी के केस में इन्होंने बोला है कभी कभी आप कॉर्पोरेट मेंबरशिप लेते हो। मैंने 10 लाख, अभी सुनना ना मत जा, इन्फोसिस ने 10 लाख पे किया, भारी एक क्लब का मेंबरशिप लिया। क्या पे किया इन्फोसिस ने? 10 लाख। 10 लाख पे करके क्या किया? भारी एक मेंबर क्लब का क्या लिया? मेंबरशिप लिया। बराबर है क्या? अब इन्फोसिस ने ऐसे करके क्लब का मेंबरशिप ले लिया, अब 10 लाख पे किया, उसके बाद कार्ड दे दिया चमेली को, चमेली इधर आ, यू आर द एम्प्लॉय, दिस इज द कार्ड। हमारे जब डायरेक्टर आएंगे, कोई एस्टीम क्लाइंट्स आएंगे, उनको क्लब में लेके जाना, खाना वाना खिलाना, ऑडिटर आएंगे, कभी कभी ऑडिटर को लेके जाना पड़ेगा, वहां पे तुमको खाना खिलाना पड़ेगा, तो तब क्या होगा? तब तुम ये यूज करना कार्ड। अब एक बार वो बोलते कि यार यहाँ क्लब का खाना बहुत अच्छा है, वो फैमिली को लेके जाती है, हंस मत, उसको आइडियाज आ रहे, 14 फेब आ रहा है तो तू हंस मत ऐसे। हाँ, तो 14 फेब आ गया तो वो अपने बॉयफ्रेंड को लेके जाती है। हाँ, तो 14 फेब को अपने बॉयफ्रेंड को लेके जाती है और बोलती है एक हाथ बार चल जाता है कंपनी का कार्ड यूज किया तो। नाउ इज इट अ पर्सनल यूज? यस। एंड इफ कंपनी पेज द बिल इज इट अ एक्सपेंडिचर? यस। अब मत जा, वो इनकम टैक्स ऑफिसर आता है, बोलता है क्लब का खर्चा कितना हुआ? 20,000। हाँ, 20,000 ऐड करो चमेली के परक्विजिट में। ठीक है, कर लिया, प्राइवेट पर्पस होगा तो कर लेगी। अब वो बोलता है 10 लाख भी ऐड करो, चमेली बोलते बॉस 10 लाख का ऐड कर रहे हैं, उसको मुझे थोड़ी मेंबरशिप मिल रही है, वो 10 लाख पे करके कॉर्पोरेट मेंबरशिप मिल रही है, मतलब मेंबरशिप इन्फोसिस को मिल रही है। 10 लाख से मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, मैं आगे जॉब छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे कार्ड देना पड़ेगा, ये कार्ड मेरी जगह चंपा आ जाएगी उसको दे देंगे, पुष्पा आ जाएगी उसको दे देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अंडरस्टैंड दिस, जिससे ये लॉजिक है बाबा, बहुत लॉजिकल है, तुम्हारा लॉजिक डेवलप करो। हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स पढ़ना है, इनकम टैक्स पढ़ना है, वो लॉजिक को बाजू में रख के आ जाते हैं, और वो क्लाइंट तुमसे फिर लॉजिकल ज्यादा होता है। फिर ऐसे समझ के कभी क्लाइंट के सामने मत जाना कि हमने टैक्स पढ़ लिया भारी, मेरे को बहुत भारी आता है। योर क्लाइंट विल स्टिल नो मोर देन यू, ही हैज एक्सपीरियंस एंड दैट रियली मैटर्स। यू अंडरस्टैंड? ऑलवेज बी हम्बल एज फार एज इनकम टैक्स इज, इनकम टैक्स तुमको हम्बल कर ही देता है, क्योंकि वो इतने प्रोविजंस होते हैं कि तुम जितना बोलो कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, उतनी और चीजें, उतने केस लॉज, उतने नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। ठीक है? यस। तो ये सबके लिए फॉर्मूला सेम है, सिर्फ क्लब में आपको ये याद रखना है, कॉर्पोरेट मेंबरशिप इज नॉट ट्रीटेड एज परक्विजिट, कॉर्पोरेट मेंबरशिप फीस इज नॉट अ परक्विजिट। Corporate membership fees is not a perquisite. Corporate membership fees is not a perquisite. बराबर है कि नहीं? Corporate membership fees is not a perquisite. Clear to everybody? Yes. और एक इसमें क्लब फैसिलिटी में और एक है, अगर आपको क्या बोलते हैं अपन, यूनिफॉर्मली ये हेल्थ क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। क्या प्रोवाइड की जाती है बेटा? हेल्थ क्लब फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड एट द प्रीमाइसेस ऑफ द एम्प्लॉयर। जैसे इन्फोसिस ना, हिंजेवाड़ी का एक फेज है जहाँ पे इन्फोसिस है, वहाँ पे जिम फैसिलिटी है, या संचेती हॉस्पिटल में नीचे जिम है, there's a gym facility where these doctors, nurses can use this gym facility. So if employer provides you
a gym facility, health club facility to all its employees at employer's premises, then it is a exempt perquisite. Then it is a exempt perquisite. ठीक है, तो यहाँ पे क्या, health facility provided at employer's premises is exempt. Just note it, एक सेकंड ना. ओके, कर लिया क्या सबने, नोट कर लिया? हाँ, अब आपको क्या समझना है यहाँ पे? एक से कितने परक्विजिट्स हो गए, जस्ट काउंट करना अब तक. कितने परक्विजिट सिखाए, बोलो पहले क्या है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू आरपीएफ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, फिर 3 मैंने वो गिफ्टिंग, असेट गिफ्ट करना, फिर असेट को यूज करना, असेट को सेल करना, 5 हो गए. 3 अभी कॉमन पढ़ा दिए, और लोन. हाँ, 3 कॉमन, ट्रैवलिंग, टूरिंग, क्लब, क्रेडिट कार्ड, और कौन सा हो गया, लोन वाला. 9 हो गए, हाफ से ज्यादा हो गया. सिंपल है बहुत, कुछ नहीं है. बराबर है क्या? यस. अब क्या, हाफ से ज्यादा हो गए, 18 है इसमें, कुछ 18 भी नहीं होंगे अभी, 16, 17, 16, 17 विल बी देयर इन दिस फर्स्ट कैटेगरी एंड 8 इन द नेक्स्ट कैटेगरी. ठीक है. हाँ, अब देखो लंच फैसिलिटी, लिखो लंच फैसिलिटी. नेक्स्ट क्या है, लंच फैसिलिटी. हाँ बोलना. हाँ है ना, मैं पढ़ाऊंगी ना, अभी पढ़ाऊंगी ना, वो आखिरी में पढ़ाऊंगी. हाँ आएगा ना. नहीं, ये टूरिंग, ट्रैवलिंग एंड अकोमोडेशन एक्सपेंसेस है बेटा. अकोमोडेशन मतलब लॉजिंग, बोर्डिंग. तुम ट्रैवल किए कंपनी के काम के लिए दिल्ली पे, तो दिल्ली का सिर्फ एयर टिकट करके देंगे क्या? दिल्ली का होटल अकोमोडेशन भी देंगे ना, ये उसका है. ट्रैवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन ये है. रेंट फ्री अकोमोडेशन अलग है, वो रेसिडेंशियल हाउस दिया आपको रहने के लिए. बराबर है. ओके ना, तो 9 हो गए. 9 में ओके लग रहा है ना, कुछ डिफिकल्ट है क्या? अलाउंसेस के कितने स्टेशन है बोलो? पहला एचआरए, फिर एंटरटेनमेंट, फिर 2 कैटेगरी, फिर ऑल टैक्स, रिमेनिंग टैक्सेबल. बस इतना ही याद रखना है. अलाउंसेस के 4 स्टेशन है. वर्कविजिट्स आपको एक एक अभी इजी करके मैं बता रही हूँ. ठीक है, केवाईसी क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इजी जाएगा फिर आपको. ठीक है, फिर रिपीटेटिव होते हैं. सैलरी में क्या होता है, फिर रिपीटेटिव, थोड़े बीच में क्वेश्चन. हाँ, फिर मैं कल ऑफकोर्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स और वो सब है, मुझे पता है. आई विल कवर एवरीथिंग, डोंट वरी, डोंट टेल मी. जब तक मैं नहीं बोलती कि चैप्टर खत्म हो गया तब तक मुझे मत बोलो. खत्म होने के बाद कुछ छूट गया तो बोलना, मैं कवर कर दूंगी. ठीक है, ऑल राइट. सी देयर इज अ स्ट्रैटेजी टू फॉलो. जब मैं क्लास फर्स्ट टाइम पढ़ाती हूँ तो एक सीक्वेंस होता है, तब उसी सीक्वेंस में पढ़े तो बहुत अंडरस्टैंडिंग बेटर होता है. जब वो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट टाइम. जब मैं फास्ट ट्रैक में पढ़ा रही हूँ ये सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर फ्री टू सॉल्व पेपर्स नाउ. You can solve salary based combined question, you can solve PGBP based combined question, डिडक्शन सब जगह आता है. वी आर डन विथ इट. ओके. हाँ, अब लंच फैसिलिटी. अब ये डिफरेंस है, इधर मत जा. अगर आपको मिला लंच अलाउंस, तो कौन सी स्टेशन पे गाड़ी उतरनी चाहिए? अलाउंस के. फिर पूछने का, अलाउंस के स्टेशन पे उतर के देखने का, ओ एचआर है क्या? नहीं. ओ एंटरटेनमेंट है क्या? नहीं. ओ 2 कैटेगरीज में आता है क्या? नहीं. हाँ, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल. लंच अलाउंस ये फिक्स्ड है, पीरियोडिक मिलेगा, कैश में मिलेगा, हर महीने लंच अलाउंस दिया जाएगा 2000. और दूसरा क्या है, लंच अलाउंस इज अलाउंस, मतलब ये ऐसा बोलना इज अ जोक. अलाउंस शब्द यूज करने के बाद भी बोलना पड़ता है इट्स अलाउंस. और लंच प्रोवाइडेड इन कैंटीन, ये क्या है? ये फैसिलिटी है, ये एक बेनिफिट है, ये एक परक्विजिट है. तो इसके लिए परक्विजिट का रूल अप्लाई होगा. लंच अलाउंस इज अलाउंस एंड इट इज फुल्ली टैक्सेबल. जब अलाउंस है तो बेटा अलाउंस की ट्रैक पकड़ना है आपको, और जब परक्विजिट है तो परक्विजिट का ट्रैक पकड़ना है. कंफ्यूज नहीं करना है दोनों को, सबके लिए सेम है.
हाँ सेम, हाँ हाँ सेम हो जाता है। अब देखना, लंच इज प्रोवाइडेड इन कैंटीन, बेनिफिट एंड परक्विजिट, इसका भी परक्विजिट के रूल सीखो। अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल हो गया, टिफिन अलाउंस, लंच अलाउंस, डिनर अलाउंस, आई नो व्हाट एवर नेम लेट देम कॉल, एनी अलाउंस लेट देम गिव यू, ठीक है। अब देखो, लंच इज प्रोवाइडेड इन कैंटीन, लंच किधर प्रोवाइडेड है, कैंटीन में। अब क्या होने वाला है, लंच इज प्रोवाइडेड इन कैंटीन, ये इसका परक्विजिट इज इक्वल टू, परक्विजिट का फॉर्मूला है कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को जो भी कॉस्ट पड़ रहा है वो, माइनस ₹50 पर मील माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। आज मैं डिडक्शंस पूछने वाली हूँ, हाँ हाँ मैं पूछने वाली हूँ। टेस्ट फॉलो करने का है, 2 दिन में सैलरी का ओरल टेस्ट होगा, लिख के बोलूंगी चलो एचआरए लिख के दो, यार परक्विजिट्स की लिस्ट बनाओ, सब लर्न करके आने का है। लर्न नहीं किया तो मेरे को चलने नहीं वाला है, फिर नहीं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम फिर तकलीफ होती है, लर्न करके आने का सब कंपल्सरी है। कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर माइनस ₹50 पर मील, ये 50 कहाँ से आया, इनकम टैक्स ने ये बेनिफिट दिया है, कहाँ से आया ये, इनकम टैक्स का बेनिफिट है ये, इनकम टैक्स एक्ट ने बोला है कि ये ₹50 पर मील तक एग्जाम करेंगे, माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम होम, एम्प्लॉई। लंच प्रोवाइडेड इन कैंटीन, लंच के एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट, ये परक्विजिट है, वो अलाउंस नहीं है। फिक्स्ड होता है क्या, हर महीने मिलता है, लंच अलाउंस 2000 फिक्स्ड है, हर महीने मिलेगा। लेकिन अगर लंच का आप एक बार लंच के लिए गए ऑफिस काम के लिए और फिर हमने आपको क्या किया, रीइंबर्समेंट किया, ये फैसिलिटी ऑफिशियल है तो कोई बेनिफिट नहीं है। पर्सनल वाला भी हमने, चल तुम्हारा बर्थडे था तुम बाहर गए, हमने बोला चल तू लंच पे जा, हम ट्रीट हमारी तरफ से, हमने बिल पे किया कंपनी ने, पर्सनल है, बेनिफिट है, बराबर है कि नहीं, यस। अब देखो lunch provided in canteen, benefit is equal to, perquisite is equal to cost to the employer minus ₹50 per meal minus amount recovered। इसमें की पॉइंट लंच फैसिलिटी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये लंच फैसिलिटी का, टी स्नैक्स या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, बेसिकली टी कॉफी एंड स्नैक्स प्रोवाइडेड इन ऑफिस इज अ exempt perquisite, very important, this is a exempt perquisite। ये क्या होने वाला है, एग्जाम परक्विजिट, समझा क्या। लंच फैसिलिटी को लंच अलाउंस है और लंच प्रोवाइडेड इन कैंटीन इज अ बेनिफिट, इज अ परक्विजिट, उसको परक्विजिट के जैसे ट्रीट करने का, समझ में आया। अगला ईसॉप्स, ईसॉप्स क्या है, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, व्हाट इज ईसॉप्स, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, बरोबर है ना। ईसॉप्स में क्या होता है हाँ अब देखो ध्यान से सुनना, लॉजिक, आप फॉर्मूला ही मत देखो, आप समझो कि परक्विजिट का मतलब बेनिफिट है, आपको कोई फॉर्मूला से नहीं, आपको लॉजिक से जाना है। अब देखो एम्प्लॉई, एम्प्लॉई को ऑफर मिला, ही वॉज ऑफर्ड 1000 शेयर्स ऑफ एम्प्लॉयर कंपनी, ऑफ किसका, एम्प्लॉयर कंपनी। अब उसको ईसॉप्स ऑफर किए किसके बेटा, एम्प्लॉयर्स कंपनी, नाउ एट ₹80 पर शेयर, बट इसके जो एफएमबी है, इट्स एफएमबी इज इक्वल टू 150 पर शेयर। देखो फिर, हाँ क्या इस व्यक्ति को बेनिफिट मिला या नहीं मिला, अरे उसको 150 की चीज कितने में मिली, 150 की चीज 80 रुपीज में मिल गई, 150 रुपीज की चीज 80 में मिल गई। यार तुम एम्प्लॉय के व्यू पॉइंट से सोचो ना, लेट इनकम टैक्स go away, you understand this logic at least। what is the perquisite, perquisite is equal to 150 minus 80, it is 70 per share into
you accepted to buy 1000 shares, so your perquisite is equal to 70,000. Boss, you've derived a formula. What is the formula? FMV minus कॉस्ट टू द एम्प्लॉय, कि मुझे कितने में पड़ा 80 में, लेकिन उसका वैल्यू कितना है 150. ये बेनिफिट कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर की बदौलत मुझे ये ऑप्शन मिला, बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयर, देयरफॉर दिस परक्विजिट शुड कम अंडर सैलरी. देयरफॉर ये परक्विजिट कहां जाएगा? सैलरी में जाएगा. बराबर है कि नहीं? हाँ, तो अब ये क्या होने वाला है? ये सैलरी में जाने वाला है. एब्सोल्युटली राइट, 70,000 करेक्ट. नाउ ये परक्विजिट है, तो परक्विजिट का फॉर्मूला होता है एफएमवी. अब 2 मिनट रुकना, यहाँ देखो, एफएमवी माइनस कॉस्ट टू द एम्प्लॉय. अब मज्जा क्या होता है, ये जो ईसॉप्स का प्रोसेस है ये तुरंत नहीं होता है. पहले आपको ऑफर मिलेगा, फिर आप महीने भर के बाद सोचोगे, क्यों? पैसे देने पड़ते ना जेब में से. कोई कोई कंपनी के शेयर्स की वैल्यू 2-2 हज़ार है. 1000 इंटू 2000 मेरे को कितना देना पड़ेगा? तो आई हैव टू थिंक अबाउट इट. देन पीपल टेक लोन फॉर बाइंग ईसॉप्स ऑल्सो. बैंक से आपको लोन भी मिलता है, कम प्राइस पे भी मिलता है कभी कभी ये, तो आपको ये लोन लेना पड़ेगा शायद, तो आपको सोचना पड़ेगा. आप महीने भर के बाद बोलते हो हाँ, फिर महीने भर के बाद अलॉटमेंट होता है, तब तक ये एफएमवी चेंज होते रहता है. तो फिर कौन सा एफएमवी लेने का? एफएमवी लेना ये बात पक्की है. सो यू हैव टू चूज एफएमवी एज ऑन the date of exercising the option. So you have to choose this FMV as on the date of exercising the option. तो आपको FMV कब का लेना है? as on the date of exercising the option. So you have to choose the FMV as on the date of exercising the option. समझा क्या सबको? ये लंच फैसिलिटी में और एक बोलना है. ये लंच फैसिलिटी ना प्रोवाइडेड इन रिमोट एरिया, ऑफशोर बैंकिंग, ऑफशोर बैंकिंग नहीं, बैंकिंग का क्यों बोल रहे हो, ऑफशोर इंस्टॉलेशंस होते हैं ना, वहाँ पे रिमोट एरिया में आपको अगर खाना मिलता है देन इट इज़ अ एग्जाम परक्विजिट. ओके, सो जस्ट रिमेंबर, इवन इसमें क्या है, इफ़ यू गेट दीज, खाना कहाँ मिल रहा है आपको? फूड एट वेयर? रिमोट एरिया एंड ऑफशोर और ऑफशोर लोकेशंस. ऑफशोर मतलब सी के बाजू में ऑफशोर लोकेशंस. ये क्या होने वाला है? ये एग्जाम. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी पूछा नहीं गया, बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट वाज दैट टी, स्नैक्स एंड कॉफी, वो बहुत बार आता है. ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगी. हाँ, नहीं अभी तो मतलब कौन से 4 ही अलाउ होते हैं अलाउंसेस, बाकी कोई नहीं अलाउ होंगे, सारे भी नहीं होंगे. हाँ, ट्रैवलिंग टूर, हाँ, तो उधर है, आई टेल यू, आई टेल शो यू. हाँ हाँ, नहीं जनरली विल अलाउ इट, ऐसा कुछ नहीं. नो, विल अलाउ इट. जनरली वी से वर्किंग आवर्स, ऑफ कोर्स इफ ओवर टाइम विल आल्सो बी काउंटेड एज वर्किंग आवर्स, है ना. अब पहले मैं अलाउंसेस परक्विजिट्स कंप्लीट करके आपको बैक में क्या सैक्रिफाइस करना है और क्या नहीं वो भी बता दूंगी. हाँ, लंच फैसिलिटी हो गया, ईसॉप्स हो गया, सुपर एन्युएशन फंड करते हो अभी. सुपर एन्युएशन फंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री माइनस 1.5 लाख, कितना एग्जाम्प्ट है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सुपर एन्युएशन फंड इज एग्जाम्प्ट अप टू 1,50,000. यस, सो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री
employers contribute to superannuation fund is exempt up to how much? 1,50,000 पर annum. बराबर है, तो हो गया. एम्प्लॉयर ने 180, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सुपरएन्युएशन फंड इज एग्जाम्ड अप टू 1,50,000. इतना ही है इधर. बराबर है. कितने हो गए हमारे परक्विजिट्स? एम्प्लॉयर कॉन्ट्री टू, नहीं रिपीट करो, चलो रिपीट करो, स्टार्टिंग से रिपीट करो, रिकॉल करो. एम्प्लॉयर कॉन्ट्री टू आरपीएफ एग्जाम्ड अप टू 12%, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इज एग्जाम्ड अप टू 9.5%. देन लोन के बाद 3 असेट वाला, असेट गिफ्टिंग, असेट यूज, असेट सेलिंग, फिर 3 कॉमन, ट्रैवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन, क्रेडिट कार्ड एंड क्लब फैसिलिटी. फिर ईसॉप्स 10 हो गया, फिर सुपर एन्युएशन 11 और लंच 12. बराबर. यस, गुड गोइंग, गुड गोइंग. छोटा रेंट फ्री अकोमोडेशन छोड़ के 1 मिनट, अभी मैं नोट्स में से देखती हूँ तो कौन से सीक्वेंस में क्या बताना है अभी बताती हूँ आपको. ठीक है. वो बाद में बताऊंगी. ओके, नाउ पे अटेंशन. इंटरेस्ट फ्री हो गया, 1 मिनट, इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया, यूज ऑफ असेट हो गया, मूवेबल असेट सोल्ड हो गया, ये SLMWDV कैसे कैलकुलेट करना है ये. प्लीज रिमेंबर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल जो गुड्स होते हैं ना, वाइट गुड्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अदर्स की कैटेगरी में आते हैं. इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में सिर्फ कंप्यूटर्स हैं, ये याद रखना. फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन बताती हूँ. ट्रैवलिंग टूरिंग हो गया. इधर कुछ ये करेंगे सॉल्व अपन इसके क्वेश्चंस. क्लब फैसिलिटी हो गया, लंच एंड रिफ्रेशमेंट हो गया, वाह. एम्प्लॉयर कंट्री हो गया. हाँ, FMV कैसे कैलकुलेट करना है वो बताती हूँ. अब रेंट फ्री ऑब्लिगेशन, रेंट फ्री और 2 मेडिकल. मेडिकल इधर नहीं आना चाहिए, ओ गॉड. मेडिकल अदर कैटेगरी में जाएगा. मेडिकल को शिफ्ट करना पड़ेगा. एक काम करना ना, आप 1 मिनट आओ ना इधर, पेज नंबर 51 पे आओ. आ गया क्या? मेडिकल वो दूसरी कैटेगरी में लिखो. मेडिकल इज अ परक्विजिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. Taxable in the hands of whom? Specified employee. Taxable in whose hands? In the hands of specified employee. बराबर है. 1 मिनट, अब 1 मिनट, मुझे नंबरिंग चेंज करना है, रुको. ये 14 पे आपके यहाँ रेंट फ्री है क्या? 14 पे रेंट फ्री है क्या? ध्यान दो 1 मिनट. 14 पे रेंट फ्री के बाद 15 नंबर को काट डालो. मेडिकल तो आगे चला जाएगा. 15 वहां से कट करो, उसको बोलो परक्विजिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. फिर ये LTC भी उसको कट कर दो, यहां से नहीं है. दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, आई थिंक रेगुलर क्लास में भी किया था ना हमने. कर दिया क्या इसको भी, LTC को भी? हाँ, 1 मिनट. उसके बाद 14 नंबर पे है ना अपन. 14 के बाद ये 15 करो, जहां 17 नंबर है 17 को चेंज इट टू 15. ये 15 हो जाएगा. करेक्ट है क्या? ओ बरोबर है ना. 15 के बाद ये होगा 16. 16 के बाद 17 और 18 आ गए क्या? तो आपको फर्स्ट कैटेगरी में कितने परक्विजिट्स आ गए? 18. फर्स्ट कैटेगरी में कितने परक्विजिट्स आ गए? 18. बराबर है क्या?
ध्यान में आ रहा है क्या सबको? हाँ, अब इधर तक आ गए क्या सब? अब सुनते हैं। ये परक्विजिट्स में पहले तो फर्स्ट कैटेगरी में 18 आ गए, एलटीसी, और उसको हमें नीचे शिफ्ट करना है, हम बाद में उसको नंबरिंग अलाइन कर देंगे। अब ध्यान से सुनना। जस्ट लाइक दैट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट परक्विजिट विच इज कॉल्ड एज फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। क्या बोलते बेटा उसको? फुलफिलमेंट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको? फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, करेक्ट है ना? व्हाट इज दिस फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन? ध्यान से सुन के लो। फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन बहुत बड़ा स्कोप है इसको। एनीथिंग दैट द एम्प्लॉई का ऑब्लिगेशन है। मेरे अगर बच्चे हैं तो वो स्कूल जा रहे हैं तो उनकी फी पे करना ये मेरी जवाबदारी है। वैसे ही मेरे घर का लाइट बिल है, उसकी फीस, उसका बिल पे करना, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो समथिंग दैट इज माय ऑब्लिगेशन इज फुलफिल्ड बाय द एम्प्लॉयर, this is a perquisite, this is a perquisite. So something that is my obligation is fulfilled by the employee, sorry, is fulfilled by the employer, then that is my benefit, perquisite that I am getting. So please understand fulfillment of obligation में क्या होता है? fulfillment of obligation में ये होता है any payment done by employer which results in fulfillment of employees obligation is perquisite, बेनिफिट है। तो यहाँ पे आप क्या एग्जाम्पल लिख सकते हो? लाइट बिल, लाइट बिल कहाँ का लाइट बिल है? ऑफ एम्प्लॉईज रेसिडेंस ऑफ रुपीज 8,500 पेड बाय एम्प्लॉयर। तो क्या होगा? परक्विजिट होगा, करेक्ट है? आई माइट हैव टू गो इन 10 मिनट्स, बट मैं ये इतना पार्ट कराती हूँ, फिर आपको बीच में कुछ केवाईसी के क्वेश्चन मार्क करके देती हूँ, सॉल्व करना, फिर मैं आते से ही वो चेक करूंगी। बोलना। हाँ हाँ हाँ, देर इज वे मीटर आता है ना, कंजम्पशन होता है ना, हर एक का मीटर अलग आएगा ना। हाँ हाँ, कंजम्पशन तो पता ही चलेगा ना, कुछ भी हो जाए कंजम्पशन। मुझे इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम हुआ ये तो पता करना ही पड़ेगा ना। हाँ, यही कवर होगा। नहीं नहीं, इधर ही कवर होगा, उधर नहीं जाएगा, इधर ही कवर होगा। वहां सिर्फ घर है, घर का रेंट, बस। वहां सिर्फ घर का रेंट और कुछ नहीं, ठीक है? यस, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स अभी गुड टू गो, मतलब समझ में आ रहा है क्या आपको? यही समझ में आ रहा है ना सबको? सो परक्विजिट इज इक्वल टू हाउ मच? 8,500। तो परक्विजिट कितना होगा? 8,500। समझ में आया क्या? तो यहाँ परक्विजिट कितना होने वाला है? 8,500। अभी ऑल गुड टू गो? ध्यान में आ रहा है क्या? यस, दिस इज फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, ठीक है? अब यहाँ पे लिखेंगे अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन या एनी अदर परक्विजिट। एक सेकेंड ना, फिर से हर्षद का कॉल है। सुनो, रेंट फ्री अकोमोडेशन में आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ, वो आप लिख के लेने का, वो मैं आने के बाद समझाऊंगी।
लिखने का टाइम मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने क्लास तो रेगुलर क्लास में पढ़ाते वक्त ही मैंने बैच चालू करी और 10 वो जस्ट नोटिफिकेशन आ गया तो मैंने वो क्लास में ही कवर कर दिया था बच्चों के साथ भी। अब वो क्या है, पहले 2 मिनट सुन के लो। पहले आप क्या करो, आपके जो नोट्स है उसमें से पहले केवाईसी क्वेश्चंस की तरह देखो। मैं जो टिक कर रही हूँ वो केवाईसी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, 1 2 5 अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है मेडिकल बिल्स का। चलो 9 भी मत कर लो। डन है ना? मार्क करके दिए, कौन से देख लो, 25 26 24 23 22 18 17 15 11 10 8 7 6 4 2 3 2 1। गॉट इट? ये आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। तुरंत मैं चेक करूंगी, उसके पहले आपको क्या करना है, ये जो है रेंट फ्री, ये ऐसा चेंज हुआ है। तुमको झेप रहा है क्या, कुछ समझ में आ रहा है? लिखने को आएगा क्या? ये ऐसा कॉपी कर पाओगे तुम? इसके नीचे 2 पार्ट से, इसके नीचे 2 पार्ट से। एक मिनट, तुमको जितना लिखने आया तुम लिखो, नहीं तो मैं एक्सप्लेन तो करने ही वाली हूँ ना। हाँ, मैं जाती हूँ ऊपर, मेरे को बार बार कॉल आ रहा है अभी। ये वाला अमेंडमेंट है, तो ये आपको जितना समझेगा आप लिखो। नहीं समझा लाइव स्ट्रीमिंग वाले तो चिंता मत करना, मैं यही स्क्रीन पे हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑन रहने दो। मैं हेमंत को बोलती हूँ 5 मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे, पॉज करेंगे, पॉज तो लेक्चर अननेसेसरी लेंदी नहीं होता जाता है। और फिर आप क्या करना, केवाईसी के मार्क किए गए क्वेश्चंस करो, मैं आती हूँ। ठीक है क्या? ओके, हाँ, आई कम, डोंट वेस्ट टाइम। वो टाइम बचा तो भी पढ़ने के लिए यूज करो, वेस्ट मत करो। हाँ, पढ़ो फिर अपन पढ़ो, मैं कैसे नहीं पढ़ाई।
चलो हाँ मैं वही बोले, मैं उधर से इंस्ट्रक्शन दे के गई थी आपको। नहीं, चलो लेट्स स्टार्ट। लाइव स्ट्रीमिंग बच्चे तुम हो क्या? अब हर्षद से 3:45 स्टार्ट करेंगे, सो आई विल कंटिन्यू। हर्षद से विल कम एट 4:45 ही सेड। 4:45 तो मैं लेती हूँ ना 3:30 बजे तक। 4:45 आएंगे, ऐसे मत देखो मेरे पास। क्या हो गया? हाँ मैं ही पढ़ाने वाली हूँ, इसलिए अभी ब्रेक दिया तो उतना रिकवर करना चाहिए ना। कुछ ओवरफ्लो नहीं होगा करने का। चलो हम्म लेट्स स्टार्ट। अब मैं रेंट फ्री का अमेंडमेंट बताती हूँ। ओके, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स ज्वाइन किया क्या? उनको बोलो लेट्स स्टार्ट, उनको पता नहीं चलेगा। बेटा ग्रुप पे डाल देना लेट्स स्टार्ट। अब सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। वी आर टॉकिंग अबाउट रेंट फ्री अकोमोडेशन। फोकस करना आपको। अब ना रेंट फ्री अकोमोडेशन आया ना, आपको उसको स्प्लिट करना पड़ेगा कंपल्सरी। एवरीबडी लुक हियर, आपको इस रेंट फ्री अकोमोडेशन को क्या करना पड़ेगा? कंपल्सरी स्प्लिट करना पड़ेगा। जनरली इफ यू आर राइटिंग यू कैन लुक हियर एंड देयर। व्हेन आई एम टीचिंग, सिट स्ट्रेट, spine cord straight and eye contact with the teacher. I like it that way. Now understand very carefully. रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए 31 अगस्त तक वर्किंग अलग है और 1 सितंबर से वर्किंग अलग है। तो 31 अगस्त मतलब कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 5 मंथ का वर्किंग अलग, 7 मंथ का वर्किंग अलग, कंपल्सरी। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या सीन है, ध्यान से सुनना। रेंट फ्री अकोमोडेशन से सबसे पहले, यस, रेंट फ्री अकोमोडेशन में सबसे पहले क्या होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर होता है, आप कौन है बेटा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आपको क्या मिला? रेंट फ्री अकोमोडेशन। और आपको क्या मिला? रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो आपको जो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो क्या होने वाला है इस केस में? उस केस में आपका जो लाइसेंस फी होता है वही आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट होती है। वही क्या होता है? आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट होता है। अगर आप अदर्स की कैटेगरी में आते हो, नॉन गवर्नमेंट, तो फिर दो चीजें हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले देखो, रेंट फ्री अकोमोडेशन किसकी बात कर रहे हैं? रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसमें यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। वन पार्ट इज यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फी है, डायरेक्टली क्या आएगा? लाइसेंस फी आएगा। बहुत ध्यान से सुनना, इस पे क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस है क्योंकि एक अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, ये लाइसेंस फी है। अगर आप नॉन गवर्नमेंट हो, अदर्स की कैटेगरी में हो, नॉन गवर्नमेंट, तो फिर से 2 पार्ट्स है। इसके 2 पार्ट्स क्या है? वेदर अकोमोडेशन इज ओन्ड। क्या पार्ट है? देखो, अकोमोडेशन क्या है? ये ओन्ड है। एंड दूसरा अकोमोडेशन नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। क्या है? अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। एंड दूसरा है कि अकोमोडेशन इज नॉट ओन्ड। और नेक्स्ट क्या हो रहा है कि अकोमोडेशन इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो एक है अकोमोडेशन इज ओन्ड, दूसरा है अकोमोडेशन इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो अकोमोडेशन ओन्ड है और दूसरा है कि अकोमोडेशन इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अकोमोडेशन इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। करेक्ट है क्या? अब अकोमोडेशन ओन्ड मतलब कंपनी का खुद का घर है, डायरेक्टर को रहने के लिए दे दिया, या दूसरा कंपनी ने घर रेंट पे लिया फिर डायरेक्टर को दे दिया। अगर अकोमोडेशन ओन्ड होता है तो इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन। इसमें भी 2 पार्ट्स आएंगे अभी। इसके रूल्स अप टू 31 अगस्त एंड 1 सितंबर। इसमें भी 2 आएंगे, अप टू 31 अगस्त एंड 1 सितंबर ऑनवर्ड्स।
अप टू 31st अगस्त एंड 1st सितंबर ऑनवर्ड्स। ध्यान में आ रहा है क्या सबको? यस। तो इसके कितने पार्ट्स आएंगे? 2 पार्ट्स आएंगे। बराबर है क्या? तो पहला ये अकोमोडेशन, अब व्हाट इज अप टू 31st, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो 31st अगस्त तक ही वैलिड है। आपने जो अब तक पहले पढ़ा हुआ है ना रेंट फ्री अकोमोडेशन का फॉर्मूला, दैट इज नाउ वैलिड अप टू ओनली 31st अगस्त एंड फ्रॉम 1st सितंबर द न्यू नोटिफिकेशन विल बिकम एप्लीकेबल। तो चलो फिर से बोलो, रेंट फ्री के कितने पार्ट्स? चलो मेरे साथ रिवाइज करो, 2 पार्ट्स, पहले गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। चलो चलो रिवाइज करो मेरे साथ, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। अब जब गवर्नमेंट है तो लाइसेंस फी, और नॉन गवर्नमेंट तो फिर से देखना है कि अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ओन कर रहा है या ओन नहीं कर रहा है। अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ओन कर रहा है तो पॉपुलेशन पे है, एंड वो ओन नहीं कर रहा है तो आई विल टेल यू द फॉर्मूला। बट दोनों में वापस 2 पार्ट्स आएंगे, मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन गवर्नमेंट का छोड़ के कौन सा भी आप सॉल्व करो, अगर पूरे साल के लिए अकोमोडेशन है तो अगस्त तक 5 महीने का वर्किंग अलग और 1 सितंबर से वर्किंग अलग, या अकोमोडेशन 1 सितंबर के बाद ही मिला तो आपको बाद में वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अकोमोडेशन 31 अगस्त के पहले है तो पहले वाला करना पड़ेगा। अकोमोडेशन थोड़ा पीरियड अगस्त के पहले वाला है और थोड़ा बाद में है तो आपको प्रोपोर्शनेट दोनों का अलग, 31 अगस्त तक वर्किंग अलग, 1 सितंबर से वर्किंग अलग, उसमें कोई भी चॉइस नहीं है। देखो तो ये क्या फॉर्मूला है, अब ये फॉर्मूला कैसा है, लेट्स अंडरस्टैंड। उप्स 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 ओके, अब ये जो फॉर्मूला है वो कैसा है, लेट अस अंडरस्टैंड। यहां अभी जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। देखो अकोमोडेशन क्या है, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो इसमें 2 पार्ट्स है, ये देखो ये ओन्ड वाला पार्ट है, ये देखना ये ओन्ड बाय द गवर्नमेंट है, ये ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, तो ये 2 पार्ट्स है। ये अप टू 31st अगस्त and this is from 1st September and this is from 1st September। अप टू 31st अगस्त ये आपने सीखा हुआ है। पॉपुलेशन अप टू 10 lakhs, 10 to 25 lakhs एंड अबाव 25 lakhs, तो ये आपको पता है क्या है परसेंटेज, 7.5, 10% एंड 15%। बोलो 7.5, 10% एंड 15%, 7.5, 10 एंड 15%। बराबर है क्या? तो इट इज 7.5, 10% एंड 15% ऑफ सैलरी। बट अकोमोडेशन ये 1 सितंबर के बाद है, अब परसेंटेज कम कर दिया है, परसेंटेज कम हो गया। परसेंटेज देखो क्या हो गया, 5, 7.5 एंड 10। परसेंटेज क्या है, 5, 7.5 एंड 10। बाकी सब वो स्लैब्स, हाँ स्लैब्स, पॉपुलेशन के स्लैब्स भी बदल गए। तो पहला स्लैब इज अप टू 15 lakhs तो 5%, 15 to 40 lakhs 7.5% एंड अबाव 40 lakhs 10%। बेटा ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। हमने क्लास में तो जो भी क्वेश्चंस किए एचआरए से रेंट फ्री, हमने क्लास में एग्जिस्टिंग में दोनों अप टू अप टू 31st अगस्त एंड फ्रॉम 1st सितंबर। आई विल ऑल्सो गिव यू दैट प्रैक्टिस हियर, करेक्ट है। अब देखो अगर अकोमोडेशन ओन्ड नहीं है तो व्हाट इज इट, देन परक्विजिट इज 15% ऑफ सैलरी और लीज रेंट। लीज रेंट कहां से आया, अरे अकोमोडेशन ओन नहीं है ना, तो एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन कैसा लिया, रेंट पे लिया। तो अकोमोडेशन गवर्नमेंट ने क्या किया, रेंट पे लिया। तो अगर अकोमोडेशन गवर्नमेंट ने रेंट पे लिया, हाँ, तो इट इज नॉट ओन। इफ इट इज नॉट ओन देन व्हाट इज इट, इट इज 15% ऑफ सैलरी और लीज रेंट विच एवर इज लोअर। आपको बोल देती थी ये 15 मिनट के गैप में ऊपर शिफ्ट हो जाओ, ऊपर की क्लास में लेती थी बट ठीक है। तो परक्विजिट क्या है, 15% ऑफ सैलरी और रेंट विच एवर इज लोअर। अब 15 का क्या हो गया, 10% हो गया। 15 का क्या हो गया, 10% हो गया। तो बिफोर 31st एंड फ्रॉम 1st। समझ में आया क्या? चलो फिर से करो, मुझे बोलो अकोमोडेशन में क्या क्या है रेंट फ्री में, बोलो जल्दी बोलो। गवर्नमेंट तो लाइसेंस फी, नॉन गवर्नमेंट तो अकोमोडेशन ओन्ड है या ओन्ड नहीं है, ओन्ड है तो पॉपुलेशन के ऊपर। तो पॉपुलेशन में स्लैब्स अप टू 31st एंड 1st सितंबर से, एंड ये नॉट ओन तो बहुत सिंपल है, 15% और रेंट विच एवर इज लोअर एंड इट इज नाउ 10%, सिंपल। व्हाट इज सैलरी फॉर दिस पर्पज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैलरी फॉर दिस पर्पज इंक्लूड्स एवरीथिंग। What is salary for this purpose? Salary includes everything. So salary for this purpose includes what? Everything except perquisites. It will add DA only if it forms a part of salary for retirement benefits. Salary में 4 points बहुत important है इसके।
4 पॉइंट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रेंट फ्री के। अब थेरोटिकली समझो, फिर जब मैं आपको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम समझाऊंगी तो आपको ध्यान में आ जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट गिव मी अ थम्स अप, कमान कमान कमान। यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन में 4 पॉइंट्स किसके, सैलरी के। क्या है वो 4 पॉइंट्स, ये देखो इधर है वो 4 पॉइंट्स। पहला सैलरी विल, अच्छा यहाँ ऐसे 4 में नहीं, मैं सिंपल करके बोलती हूँ, सुन लो। पहला सैलरी विल इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट परक्विजिट। चलो रिपीट करो मेरे साथ, सैलरी विल इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट परक्विजिट। फिर डीए के लिए और एडिशनल पॉइंट है, डीए विल बी एडेड ओनली इफ इट इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। हाँ, फिर डीए आ गया तो कमीशन भी वैसा ही है, ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ कंडीशन सिर्फ डीए की है। सैलरी विल इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट परक्विजिट, ये 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डीए विल बी इंक्लूडेड ओनली इफ इट इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तीसरा पॉइंट, कंसिडर सैलरी ऑन ड्यू बेसिस। एंड चौथा पॉइंट, सैलरी विल बी टेकन ओनली फॉर दैट पीरियड फॉर विच द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, ओनली फॉर दैट पीरियड फॉर विच अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड। इट विल बी ओनली फॉर दैट अकोमोडेशन 4 महीने के लिए तो सैलरी भी 4 महीने का लेने का, अकोमोडेशन अगर 6 महीने के लिए पूरे साल के लिए तो सैलरी भी पूरे साल का लेंगे। Better understanding you will get when I do questions. You will get better understanding when I do questions. तो रेंट फ्री अकोमोडेशन में 4 पॉइंट्स। अब अकोमोडेशन समझा क्या आपको, चलो बोलो क्या 4 पॉइंट्स है। सैलरी इज एवरीथिंग एक्सेप्ट परक्विजिट, कंसिडर सैलरी ऑन ड्यू बेसिस, इधर है ही, एंड कंसिडर सैलरी ओनली फॉर द पीरियड फॉर विच अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड। कंसिडर सैलरी मैंने 1 यहाँ पे बोला है, सैलरी इज एवरीथिंग एक्सेप्ट परक्विजिट, salary should be in respect of period for which accommodation is given, DA should be considered only if it is forming a part of retirement benefits, and salary is on due basis and only for the period for which accommodation is provided. ध्यान में आ रहा है क्या, ओके है क्या। अब आपका ये अकोमोडेशन जो है, सुन के लेना, आपका ये जो अकोमोडेशन है, कभी कभी ये जो अकोमोडेशन है इट कैन बी फॉर, जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है कंपल्सरी आपको यहाँ रेफर करना है नोट्स में, क्यों, बिकॉज हियर देयर इज अ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट, आपको कंपल्सरी है वहां से रेफर करना है। अब कभी कभी घर के साथ यू कैन गेट अ फर्निश्ड अकोमोडेशन, तो फर्निश्ड अकोमोडेशन हुआ तो क्या होगा, फर्निश्ड अकोमोडेशन का परक्विजिट इज इक्वल टू परक्विजिट फॉर अकोमोडेशन perquisite for accommodation, yes, plus perquisite of furniture। अब फर्नीचर में perquisite कैसे निकलेगा, अब फर्नीचर का perquisite के 2 पार्ट्स हैं। अगर ये फर्नीचर ओन्ड है, अगर ये फर्नीचर क्या है, ओन्ड है, करेक्ट है, अगर फर्नीचर क्या है, ओन्ड है, फर्नीचर इज ओन्ड और फर्नीचर इज नॉट ओन्ड। अगर फर्नीचर ओन्ड है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, ये आज ही सिखाया ना यूज वाला, वही है 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। और अगर अकोमोडेट फर्नीचर ओन्ड नहीं है, नॉट ओन्ड, देन इट इज हायर चार्जेस। जो भी चार्जेस आपने रेंट पे लिया होगा, अगर आप फर्नीचर ओन नहीं कर रहे तो आपने कैसे लिया होगा, भाड़े पे लिया होगा, तो आपने जो भाड़े पे लिया है वो आपका ये बन जाएगा, बराबर है ना, ये करेक्ट है या नहीं, यस। सो परक्विजिट अकोमोडेशन का, फर्निश्ड अकोमोडेशन का, ये अकोमोडेशन का कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही जैसे हमने सीखा है, ओन्ड, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ओन्ड, नॉट ओन्ड, अप टू 31st, फ्रॉम 1st। सो डोंट वरी, आई विल डू अ क्वेश्चन, वहां पे आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी, बराबर है क्या, सब क्लियर है क्या, नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पार्ट ऑफ द मंथ वाला वो कार में है, हाँ यहाँ पे जितना है उतना सीधा लेना है, 5.5 तो कैलकुलेट फॉर 5.5 स्ट्रेट अवे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो रूल नहीं है, यहाँ पे नहीं है वो, करेक्ट है क्या, ध्यान में आया क्या सबको। रेंट फ्री वॉज अ वेरी बिग पार्ट, समझा क्या, हाँ 10%, हाँ हाँ, यस, अभी डन, अभी ऑल डन, you want to write it down, or write it down,
हाँ बेनिफिट परक्विजिट कम हो गया। हाँ चलो नोट इट डाउन। क्या? हाँ ऑब्वियसली ना। परक्विजिट नहीं लेते ना, वो परक्विजिट होता है ना, तो सैलरी इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट परक्विजिट, तो वो परक्विजिट ही हो गया ना। हाँ कोई भी परक्विजिट हो, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री हो, इंटरेस्ट हो, वो लेना ही नहीं है, परक्विजिट लेना ही नहीं है ना। सैलरी इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट परक्विजिट, बराबर। कौन सा अलाउंस? अलाउंस सैलरी विल इंक्लूड एवरीथिंग, एवरीथिंग अलाउंस मिला, जो भी अलाउंस है वो भी हम ऐड करेंगे। हाँ everything will be included except perquisite, and more clarity you will get when I do question. अभी तो theoretically पढ़ा रही हूँ। Depends from situation to situation, you can't decide that what is better. Yes हो गया, इतनी देर से लिख रहे हो क्या? हाँ रेंट फ्री अकोमोडेशन, कभी कभी आपको ये होटल अकोमोडेशन मिलता है। लिखो होटल अकोमोडेशन। होटल अकोमोडेशन 24% ऑफ सैलरी और एक्सपेंसेस या होटल टैरिफ जो भी होता है, होटल का जो टैरिफ होता है ना, विच एवर इज लोअर। करेक्ट, नोट इट डाउन। सैलरी विल हैव सेम मीनिंग, सैलरी विल हैव सेम मीनिंग। ट्वेंटी 24% ऑफ सैलरी और होटल टैरिफ विच एवर इज लोअर। ध्यान में आया क्या सबको? करेक्ट है क्या? डन है। अच्छा रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया। एक मिनट अभी इधर आते हैं। परक्विजिट में और दो है, वो मैं सबसे आखिरी में पढ़ाऊंगी, 7.5 लाख वाले। लेट मी फिनिश द अदर परक्विजिट्स ऑल्सो। हाँ ना अदर परक्विजिट्स ना प्लीज अंडरस्टैंड, एनी अदर परक्विजिट में क्या आ सकता है? ओके वेट एक मिनट, रेंट फ्री दो ही पेंडिंग रखूंगी अभी, जो मैं आखिरी में पढ़ाऊंगी, मतलब वो वाला पार्ट कल पढ़ाऊंगी। अब मैं कौन सा पार्ट पढ़ाऊंगी आपको, ये देखो।
वो 7.5 लाख वाला और वो एक ही साथ विथ क्वेश्चन, उसका मैं बाद में करूंगी. परक्विजिट ऑल्सो इंक्लूड्स, नहीं सुपर एन्यूशन हो गया. हाँ, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इवन टू ATCCD या ATCCH is going to be treated as a perquisite, है ना. so whatever perquisite also includes employers country. so perquisite में क्या include होगा, employers country under NPS, ATCCD और under ATCCH, that is अग्निवीर कॉर्पस अकाउंट. so let's write down. तो अग्निवीर कॉर्पस इसका ये एक अमेंडमेंट है, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे. ओके, होटल अकोमोडेशन के बाद अदर परक्विजिट्स. अदर परक्विजिट्स में हम क्या सीखेंगे, लिखो. एम्प्लॉयर्स कंट्री, एम्प्लॉयर्स कंट्री टू ATCCD. ATCCD is what? न्यू पेंशन स्कीम, NPS. प्लस और क्या, एम्प्लॉयर्स कंट्री टू अग्निवीर कॉर्पस. बोथ विल बी perquisites for employees, बराबर ना. both will be taxable perquisite for in the hands of employees, बराबर ना. both will be taxable perquisites in the hands of employees. देखो कोई प्रॉब्लम है क्या? both will be taxable perquisites in the hands of the employees. तो ये एक अग्निवीर कॉर्पस, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है ATCCH में. ATCCH, तो दिस इज एन अमेंडमेंट इन, ये गवर्नमेंट होता है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो मिलिट्री आर्मी में ज्वाइन कर रहे हैं, अग्निवीर इंडिविजुअल, उनके हैं कॉर्पस में जो भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, इट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय. करेक्ट है, डन है. अब दो ही परक्विजिट बचे, वो 7,50,000 का और उसका इंटरेस्ट. एक मिनट, पहले वो दो छोड़ के अभी इस लिस्ट में कुछ और बचा है क्या? नहीं, वो सेकंड कैटेगरी में. सेकंड कैटेगरी, इस कैटेगरी का कुछ बचा है क्या? जो मैंने कुछ 17 या आपको कितना नंबर करके दिया था, उसमें से देखो दो मैंने पेंडिंग रखे, वो दो छोड़ के कुछ बचा है क्या? ये जो 18 है ना, अच्छा, एनी अदर परक्विजिट. ये तो एनी अदर परक्विजिट क्या है? एनी अदर बेनिफिट दैट द एम्प्लॉयर गिव्स विल बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट, एंड वो टैक्सेबल ही होगा. कोई और परक्विजिट है आपके लिए, कोई भी और पर्सनल पेमेंट उन्होंने कर दिया, इट विल बी अ टैक्सेबल परक्विजिट. तो ये 18 के इसमें कुछ पेंडिंग है क्या? नहीं. तो और सिंपल से 3-4 सिंपल से परक्विजिट्स में कराऊंगी अभी और. ठीक है, तो मतलब कल कैसा है, परक्विजिट्स का पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ऑफ कोर्स रिटायरमेंट बेनिफिट है, एरियर्स है, जो भी है, व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट. व्हाटएवर इज देयर, इट विल बी डन. बराबर है. ओके, सो परक्विजिट्स नाउ फॉर स्पेसिफाइड. ओके, नाउ इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे आप अगर नोटबुक में लिख रहे हो तो यहाँ पे यू कैन लीव सम स्पेस. व्हाट यू कैन डू, यू कैन लीव सम स्पेस. तो यू लीव सम स्पेस ओवर हियर, एंड इन दैट स्पेस आप क्या करना है, लीव सम स्पेस, और वहां पे हम ये दो वाले परक्विजिट इधर आके अपडेट करेंगे. ठीक है, तो एक पेज छोड़ देना आप, रफली क्या कर देना, लीव 1 पेज. Okay, so leave a page. Now write down perquisites taxable, second category. This is perquisites taxable in the hands of specified employee. लिखो.
तो ये क्या है, परक्विजिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, लिखा क्या? अब सुन के लो, बहुत सिंपल से परक्विजिट से, इधर बहुत सिंपल से। पहला सर्वेंट फैसिलिटी, पहला क्या है, सर्वेंट फैसिलिटी, खत्म। ये सर्वेंट फैसिलिटी क्या है, जितना भी आपने सर्वेंट्स को पे किया दैट इज योर परक्विजिट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, ये आपको बेनिफिट है, इससे समझ में आ जाएगा कि सर्वेंट्स आपको कंपनी ने दिए और उनकी सैलरी कौन दे रहा है, कंपनी दे रहा है। सो परक्विजिट इज इक्वल टू अमाउंट पेड टू servants by the employer. Amount paid to the servants by the employer, करेक्ट है ना? सर्वेंट फैसिलिटी, यहाँ पे कुक हो सकता है, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, डोमेस्टिक हेल्प हो सकता है, एनीबॉडी। सो दिस इज अ सर्वेंट फैसिलिटी एंड दिस इज, अच्छा मैम फर्क पड़ता है क्या? अरे क्वेश्चन में ये किसी को भी मिलने दो, किसकी सैलरी अभी 50,000 पर एनम के नीचे होती है? ये 50,000 पर एनम है ना, जब से मैं स्टूडेंट हूँ मैं वो पढ़ रही हूँ। आज क्या उसको 22 ईयर्स हो गए, क्या वैल्यू बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गया, क्या ही उस 50,000 की वैल्यू है अभी, 3 टाइम्स तो इन्फ्लेशन हो गया है। कब से, आपको इंडेक्स भी पता है ना, 81 क्या है अपना 2001 का बेस ईयर है, वो 100 है, उसको कंपेयर करोगे तो अभी 4 टाइम्स तो इन्फ्लेशन है वो लगभग। क्या है वो 50,000 की वैल्यू है? लगभग everybody is a specified employee. So as good as whether this is taxable in the hands of specified or taxable in any other hands, it really doesn't matter. It's just taxable perquisite. So don't create too much confusion about that. So पहला हो गया servant facility, फिर हो गया मेडिकल फैसिलिटी। अब ये मेडिकल फैसिलिटी में क्या क्या हो सकता है, आइदर बिल्स का रीइंबर्समेंट हो सकता है, ओके, सो दिस इज रीइंबर्समेंट ऑब्लिक पेमेंट ऑफ बिल्स, रीइंबर्समेंट हो सकता है, या क्या हो सकता है, पेमेंट ऑफ मेडिकल बिल्स। क्या रे, क्या है ये, रीइंबर्समेंट है या पेमेंट ऑफ मेडिकल बिल्स है, बराबर है क्या? सो दिस इज मेडिकल फैसिलिटी, रीइंबर्समेंट और पेमेंट ऑफ मेडिकल बिल्स। ध्यान में आ रहा है क्या? अब इसमें क्या होने वाला है, अगर ये ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में है तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल, अगर ये ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है तो इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट। एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिला, अच्छा ये एक और चीज आप याद रखना, ये जो बेनिफिट है ना, ये सिर्फ डायरेक्टली एम्प्लॉय को नहीं मिलता है, दिस बेनिफिट कैन बी गिवन टू द एम्प्लॉईज रिलेटिव ऑल्सो, इट कैन बी गिवन टू द रिलेटिव ऑफ द एम्प्लॉय। सो प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा तो फुल्ली टैक्सेबल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल आप एम्प्लॉयर, आप रूबी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आप जहांगीर हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आप खुद किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, माने आप इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लो या एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में लो या एक इनकम टैक्स अप्रूव्ड हॉस्पिटल में लो, ये देखो ये ऐसे दो पार्ट्स है यहाँ पे। पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा तो इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हॉस्पिटल या hospital approved by income tax, or it can be a income tax approved hospital, it's going to be exempt, it is going to be exempt. Yeah, now you also have to see medical treatment outside India. क्या देखना है आपको, मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। तो मेडिकल ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, उसको हम रेफर नोट से करेंगे, नोट से मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें भी सिंपल है, एक चीज बोला ना, आप मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर कर रहे हो, क्या क्या खर्चा करना पड़ सकता है, पहले ट्रैवलिंग, फिर स्टेइंग देयर, स्टे, अकोमोडेशन, मेडिकल, ये किसका हो सकता है, जो पेशेंट है उसका प्लस उसके साथ 1 पर्सन। और ये हम क्यों सीख रहे हैं, अरे क्योंकि ये तुम्हारा सारा खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, तुम खुद ही खर्चा करके जा रहे हो, तो मैं सैलरी में पढ़ाती नहीं, मैं सैलरी में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये मेडिकल का खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है तुम्हारे लिए, तो इसीलिए तो मैं पढ़ा रही हूँ इसमें। ध्यान में आ रहा है क्या तुमको? सो प्लीज अंडरस्टैंड
यहाँ पे क्या हो रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट, यू आर अंडरस्टैंडिंग ना, मतलब मैं बहुत देर, बट बीच में थोड़ा ब्रेक भी हो गया ना, ऐसा नहीं कि एट स्ट्रेच लिया तो ब्रेक इसीलिए, बट थोड़ा सा हम स्ट्रेच करेंगे तो कैसे, सैलरी का थ्योरी अब कल या परसों ही हमने डिसाइड किया सैलरी स्टार्ट करते हैं, लेकिन करके देखो, मैं हम रिटन नोट्स भी बना रहे हैं उसके साथ, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है तुम लोगों को? पक्का मैनेजेबल है ना? लाइव स्ट्रीमिंग वाले मैनेजेबल है ना? हम्म। अब मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, आपके 3 प्रकार के खर्चे हो सकते हैं मेडिकल में, एक ट्रैवलिंग, दूसरा स्टे, या क्या लिख रही थी मैं, मेडिकल, हाँ, या मेडिकल एक्सपेंडिचर, फूड अकोमोडेशन, सब कुछ इसी में आ गया। तीसरा इज मेडिकल ट्रीट, नहीं, हाँ, अकोमोडेशन मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसा है ना, हाँ, दो, स्टे, फूड अकोमोडेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, बरोबर ना? ये सही है ना? अब ये ट्रैवलिंग का खर्चा, ये स्टे और फूड, ये दोनों, कौन सा, स्टे और फूड, ये खर्चा इज एग्जम्प्ट फ्रॉम परक्विजिट, एग्जम्प्ट परक्विजिट इफ it is within the limit approved by RBI, within RBI's approval, RBI's limit, RBI की एक लिमिट होती है कि आप कितना खर्चा कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा होती है वो, बहुत ज़्यादा डॉलर्स, यू कैन जस्ट गूगल एंड चेक, मेरे को लगता है $2 लाख या ऐसा बहुत ज़्यादा, 2.5 लाख डॉलर्स, $2,50,000 होता है, आप इंडिया के बाहर RBI अलाउज यू टू फ्रीली टेक इट, तो इतना आप अगर खर्चा इंडिया के बाहर मेडिकल के लिए कर रहे हो, स्टे, फूड, मेडिकल ट्रीटमेंट, आपके लिए कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, इट्स एग्जाम पर्पज। हाँ, ट्रैवलिंग का खर्चा भी कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, इट इज एग्जम्प्ट इफ, इट इज एग्जम्प्ट इफ एम्प्लॉइज GTI does not exceed how much, it does not exceed 2 लाख, एम्प्लॉइज GTI does not exceed 2 लाख, तो 1 के लिए ये रूल है एंड 2 and 3 के लिए एग्जाम्प्ट होगा। क्यों, ऐसा क्यों है मैम? क्योंकि जनरली 2 and 3 फॉरेन करेंसी में होगा, क्योंकि वो इंडिया के बाहर खर्चा हो रहा है, ट्रैवलिंग के टिकट्स वगैरह तो हम इंडिया से भी करा सकते हैं ट्रैवल एजेंट से, तो इसीलिए सेकंड एंड थर्ड के लिए RBI का मुद्दा आता है, फर्स्ट के लिए RBI का मुद्दा नहीं आता। अच्छा, अब मेडिकल अलाउंस बोला तो अलाउंस की स्टेशन पे उतरना है तो फुल्ली टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस आया तो इज इट HRA? नो। इज इट एंटरटेनमेंट? नो। इज इट कमिंग इन 2 कैटेगरीज? कहीं नहीं, उस 2 कैटेगरीज में, देन इट विल गो ऑन द 4th पॉइंट विच इज फुल्ली टैक्सेबल, बट मेडिकल रीइंबर्समेंट आया प्राइवेट हॉस्पिटल में तो फुल्ली टैक्सेबल, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल आया तो एग्जम्प्ट, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल आया तो एग्जम्प्ट, इनकम टैक्स अप्रूव्ड हॉस्पिटल आया तो एग्जम्प्ट। ये क्या है, आप 10 प्रॉब्लम सॉल्व करो, 100 प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये तुम्हारा अगर क्लियर नहीं है तो तुम गलती करने ही वाले हो, और ये क्लियर है तो इसको कंबाइन करके क्वेश्चन आने वाला है, और ये क्लियर है तो इसको कंबाइन करके क्वेश्चन आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या तुमको? पक्का? यस। सो $2,50,000 तक अलाउड है बाहर करना, बट ये तो वेल विद इन द लिमिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यही मेडिकल अलाउंस मिला और फैसिलिटी, ये मेडिकल फैसिलिटी आया तो ये क्या हो गया, ये परक्विजिट हो गया, but you can also get a medical allowance which is an allowance, then you will have to get down at the allowance का station and then make it taxable। बराबर है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं? पक्का? ओके, एक मिनट, सर्वेंट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, मुझे और क्या आपको बताना है, 3-4 और बताने, बीच में चाहिए तो मैं KYC क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ, ठीक है? हाँ, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस कराए स्टाफ के लिए, इट इज एग्जाम पर्पसेस। यहीं पे मेडिकल से रिलेटेड क्या है, एम्प्लॉयर पेज मेडिक्लेम, एक्सीडेंट क्लेम भी, पर्सनल मतलब एक्सीडेंट का भी पॉलिसी का प्रीमियम पे किया, एग्जाम पर्पसेस, एम्प्लॉयर पेज मेडिक्लेम प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज, एग्जाम पर्पसेस। कुछ तो बेनिफिट देने चाहिए ना, कुछ तो एग्जाम्शन देना चाहिए ना, हमने एग्जाम्ट है। वैसे ही और क्या है,
कोविड वाला, एम्प्लॉयर पेज पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, pays personal accident policy premium. Then this is exempt है. कोविड वाले एक्सपेंसेस एग्जम्प्ट है एम्प्लॉयर के लिए कि अभी ऑफ कोर्स कोविड खत्म हो गया है, सो एम्प्लॉयर इनकर्स कोविड एक्सपेंसेस फॉर कोविड एक्सपेंसेस मतलब मेडिकल की बात हो रही है ऑब्वियसली फॉर एम्प्लॉय, तो ये भी क्या है, ये क्या होने वाला है, एग्जम्प्ट होने वाला है. ध्यान में आ रहा है क्या सबको? नहीं है. हाँ तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा. हाँ हाँ, एम्प्लॉय के साथ फ्लोटर में ऐड ऑन तो वो एग्जम्प्ट हो जाता. Are we done? ऑल ओके है क्या, डन है क्या? थोड़े से केवाईसी क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर कुछ ही बचा है, एजुकेशन फैसिलिटी, मोटर कार, वो एकदम अभी और थ्योरी नहीं करेंगे, केवाईसी करेंगे, तो ये बचा हुआ पार्ट मैं कल पढ़ा लूंगी. बट आई थिंक मेजर काफी पार्ट ऑफ सैलरी हुआ है, अब जो भी है हम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा, आई वॉन्ट यू टू फॉर होमवर्क रीड दिस लिस्ट ऑफ एग्जाम परक्विजिट. मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली, मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी कवर्ड. जैसे यूज ऑफ एम्प्लॉयज लैपटॉप एंड कंप्यूटर इज अ एग्जाम परक्विजिट, टी कॉफी स्नैक्स प्रोवाइडेड इन ऑफिस इज अ एग्जाम परक्विजिट. हाँ तो रिमोट एरिया में खाना दिया तो इट इज अ एग्जाम परक्विजिट. तो यू हैव टू रीड दिस लिस्ट एंड कम. रीड एग्जाम परक्विजिट की लिस्ट, आपको क्या करना है, आपको पढ़ के आना है.